संगठन किसी व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी विशेष लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने के लिए उपस्थित होते हैं। बाबा साहब ने संगठन को केवल एक समूह नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति और मानव गरिमा को स्थापना का एक साधन माना था। मूल रूप से हमारा जो आंदोलन इस देश के अंदर जो रहा है, समता, समानता, बंधुता और न्याय स्थापित करने को लेकर के हमारे महान पुरखों ने किया है। बाबा साहब से के फोरफादर फुले तो साहू जी महाराज है, फुले साहब महात्मा ज्योतिबा फुले है, बिरसा मुंडा का आंदोलन, इन सबका आंदोलन का सार जो है सब भारतीय संविधान के अंदर प्रियम्बल के अंदर समाहित हो गया है, जिसको 4 शब्दों में समानता, बंधुता, न्याय और में हम परिभाषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगाह किया था कि भारतीय संविधान के तहत यदि आपके हक अधिकार नहीं मिलेंगे, एक दिन ऐसा स्थिति आएगा, बुरी विकट स्थिति हो सकती है, तब संगठन आपके साथ होगा। साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष संगठन के विषय पर चर्चा करने हेतु। सामान्यतः जो संगठन का समझ है बहुत सिंपल है। संगठन की परिभाषा, संगठन किसी व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी विशेष लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने के लिए उपस्थित होते हैं और एक कार्य, जिम्मेदारी और उनके अधिकार के निश्चित परिभाषा के साथ संगठन में काम करते हैं। आज समाज जीवन में संगठन जो है एक समस्या के रूप में हमारे सामने विकराल के रूप में खड़ी है। आज बहुजन समाज के लिए संगठन जाति से ज़्यादा विकट समस्या बन चुकी है। इसके लिए बाबा साहब ने संगठन की जो गरिमा को समझने के लिए हम बाबा साहब का संदर्भ लेते हैं। बाबा साहब ने संगठन को केवल एक समूह नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति और मानव गरिमा को स्थापना का एक साधन माना था। वे संगठनों को वंचितों के आवाज़ बुलंद करने और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने और समाज में समानता स्थापित करने का एक जरिया मानते थे। और संगठनों को न केवल अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए बल्कि समाज में नैतिकता, अनुशासन और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही बाबा साहब का इम्पॉर्टेंट संगठन के संदर्भ में उनका एक डायरेक्शन था जिसको आज हमको समझने की ज़रूरत है। संगठन मूल रूप से फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 रूपों में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। फॉर्मल संगठन जिसको औपचारिक संगठन कहते हैं और इनफॉर्मल अनौपचारिक संगठन। जो मूल रूप से हमारा जो आंदोलन इस देश के अंदर जो रहा है, समता, समानता, बंधुता और न्याय स्थापित करने को लेकर के रहा है और ये संवैधानिक मूल्य है। यही सोशल मूल्य भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने आंदोलन हमारे महान पुरखों ने किया है, बाबा साहब से के फोरफादर को ले तो साहू जी महाराज है, फुले साहब महात्मा ज्योतिबा फुले है, बिरसा मुंडा का आंदोलन है, इन सब का आंदोलन का सार जो है सब भारतीय संविधान के अंदर प्रियम्बल के अंदर समाहित हो गया है, जिसको 4 शब्दों में समानता, बंधुता, न्याय और में हम परिभाषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज भारत के संदर्भ में हम समझे तो भारतीय संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस देश में लागू करने के लिए, इस देश के गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए भारतीय संविधान के तहत एक फॉर्मल संगठन बना जिसको हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में स्पेसिफिक कार्य क्या होगा, जिम्मेदारी क्या होगा, अधिकार क्या होगा, ये डिफाइंड है। लेकिन उनके संवैधानिक इंटेंशन के आधार पर इस देश के अंदर काम करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर में कार्य, जिम्मेदारी और अधिकार में डिसबैलेंस हुआ। इसी को बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि बाबा साहब को संविधान सभा में जब डिबेट चल रहा संविधान का निर्माण के समय, तो बहुत सारे मत विभेद उस समय बन रहे थे और उसके पहले जो इस देश के अंदर सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन था, उसके तहत बाबा साहब को अंदाजा था, बाबा साहब ये मानते थे और उसने आगाह किया था कि भारतीय संविधान के तहत यदि आपके हक अधिकार नहीं मिलेंगे, एक दिन ऐसा स्थिति आएगा, बुरी विकट स्थिति हो सकती है, तब संगठन आपके साथ होगा। तो इसमें उनने भारतीय संविधान को लागू करने के जो बात कही थी, उनके अच्छे मन से यदि उनको लागू नहीं करेंगे तो भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए
उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी और उनकी प्रासंगिकता अनिवार्य हो गई। तो उसमें प्रमुख रूप से जब देखते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, औपचारिक संगठन जो है, विफल क्यों हुआ, इस देश में समता, समानता, बंधुता, न्याय स्थापित करने में विफल क्यों हो रहा है, तो उसमें देखते हैं कि जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें 3 जो मुख्य अंग है उसके, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव में जो हमारे रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हमारे जो लोग वहाँ पर गए हैं, तो वहाँ पर जितने नियम कानून कायदा बनते हैं वो संविधान के अनुरूप बनते हैं और ज़्यादातर उसमें कोई ऐसा नकारात्मक चीज़ें हमको नहीं मिलती है। लेकिन दूसरा जो पिलर जिसको एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के जो देखते हैं, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन इस संगठन के अंदर हम कार्य पद्धति को उनको देखते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लेकुना मिलता है। एक लेकुना होता है इसलिए कि हमारा जो संख्यानुपात में भागीदारी ना होना, उसके कारण भी हमारा वहाँ पर हम वहाँ दखल नहीं रखते हैं। दूसरा जो एग्जीक्यूटिव में जो ब्यूरोक्रेट्स लेवल है या पॉलिसी डिसीजन मेकिंग लेवल पर जो लोग वहाँ पर है, उनका इंटेंशन सही नहीं होने के कारण पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो पाते। तो मूलतः जो भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है कि कार्यान्वयन का अभाव, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का अभाव है। और तीसरा होता है जुडिशरी। उसको जब एग्जीक्यूटिव जो है गड़बड़ कर रहा है तो जुडिशरी उसको वॉचडॉग की तरह काम करे और भारतीय संविधान के जो मूल भावना के तहत उसको उनके कार्यवाही को सुधार करे, करेक्ट करे। तो ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो फंक्शन है उसमें विफलता रही है, लोगों का इंटेंशन सही नहीं रहा है। दूसरी तरफ अनौपचारिक संगठन का क्या काम है कि वो समता, समानता, बंधुता, न्याय का जो ऑब्जेक्टिव जो प्रियम्बल में जो है उसी को ही समाज जीवन में उसको लागू कराने के लिए कार्य करना। तो साथियों, जब औपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन में भी वही जो आर्गन्स होते हैं उसके मुख्य रूप से 3 आर्गन होते हैं, उसी तीनों आर्गन को सुपरवाइज करने के लिए औपचारिक संगठन के अंदर भी हम उसी तरीके से काम करते हैं। कोई भी संगठन होता है उसमें भी हम डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस करते हैं, लेजिस्लेटिव प्रक्रिया में हम एक्ट करते हैं, फिर जो भी निर्णय हम बनाते हैं वहाँ पे संगठन को काम करने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है, जो हमारे टारगेट सेट किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर हमारे पूरी मशीनरी काम करती है, जो राष्ट्रीय लेवल से लेकर के राज्य लेवल और नीचे जिला स्तर या ग्राम पंचायत लेवल पर भी काम करती है। तो इस तरीके से जो संगठन जो है, जब हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग संगठन अनौपचारिक संगठन के अंदर भी सही है और औपचारिक संगठन के अंदर भी सही है, लेकिन एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में सेम जो औपचारिक संगठन में जो हो रहा था, संविधान को लागू कराने के मामले में जो हिल हवाला जो रवैया अपनाया जा रहा था, वही जो है अनौपचारिक संगठन है, जो सोसाइटी है, जो सामाजिक संगठन है, उसके अंदर भी जो उनका जो कथनी और करनी का जो अंतर हमको नजर आता है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नजर आता है वही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी नजर आता है। तो हमारे साथियों को जो करेक्ट करने की जरूरत है, आज जो हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, हम संविधान के जो मूल उद्देश्य से बहुत दूर है और संविधान के इंटेंशन को प्राप्त होने की दूर की बात है, बल्कि खाइयाँ और गहराई जो सामाजिक और आर्थिक जो समानता मिलना चाहिए उसकी गहराई और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसका मूल कारण है कि हमारा जो कमिटमेंट है कथनी है और करनी में हमको जो डेडिकेशन तो होना चाहिए अपने कथनी को पूरा, जिस प्रकार से हमारे अग्रजों जो हमारे महापुरुषों ने कहा, जो प्राण जाए पर वचन न जाए, तो हमारी एक व्यवस्था थी, हम जिसके लिए कमिटमेंट कर देते, उस कमिटमेंट पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते थे। ये वही वाक्य है जो हमारे वर्किंग को कंट्रोल करता था। हम कहीं अपने कार्य जो शैली है, हमारे कार्य करने का जो हमारी जिम्मेदारी है, उससे हम विमुक्त ना हो जाए, उससे हम भटक ना जाए, ये कंट्रोल करने का एक वाक्य का सूत्र था। तो साथियों, संगठन में जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो बुराइयां हैं उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दूर करने की महती आवश्यकता है। यदि हम इस को दूर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे संगठन कहीं भी सफल नहीं होगा।
आज हम संवैधानिक भारत में, लोकतांत्रिक भारत में हम देखते हैं तो जाति की समस्या डाइल्यूट हुई है। जाति को बल्कि हमारे महापुरुषों के आंदोलन के दौरान सामुदायिक में हम कन्वर्ट करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन देखते हैं कि हम जाति से भी बड़ी बुराई संगठन के अंदर आने लगी है। संगठन में जो व्यक्तिवादी तानाशाही और एक सुप्रीमोवाद का वर्किंग का निर्माण हुआ, जिसको बाबा साहब ने नायक पूजा के रूप में वर्णित किया है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 13, वॉल्यूम 17 में वो बताते हैं कि जो नायक पूजा की जो प्रवृत्ति हो रही है, व्यक्तिवादी जो कार्य करने की शैली यहाँ विकसित हो रहा है, इस देश के लिए खतरनाक होगा। और उसके कारण ही, व्यक्तिवादी और सुप्रीमोवादी होने के कारण संगठनों में कई संगठन का निर्माण होना चालू हो गया है। और चूंकि हमने जो परिभाषा में देखा कि संगठन एक व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी विशेष लक्ष्य उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं। एक साथ काम करने का मतलब है कि सिंक्रोनाइज होकर के काम करना, उनकी वैचारिकी है, उनके जो बराबरी के लेवल पर लाने की बात है। तो चूंकि व्यक्तिवादी और तानाशाही में एक बराबरी का अभाव होता है, समता समानता का अभाव होता है, इसलिए संगठन का जो मूल परिभाषा है उससे हम दूर होते गए। और जिससे क्या हुआ, नंबर ऑफ संगठन जो है हजारों की मात्रा में होगी। जाति को तो 6743 जाति मात्र मानते हैं, लेकिन संगठन तो उससे कई हजार गुना में विभक्त हो चुके हैं, हम बढ़ चुके हैं। और जातियों में हम देखेंगे कि जातियों में बहुत से ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि हम एक दूसरे के चेहरा नहीं देख पाते, एक दूसरे के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाते। आज हमको कहीं नजर नहीं आता, बल्कि एक संगठन के अंदर कई जाति समूह के लोग बड़ी समानता के साथ काम करते हैं। लेकिन संगठन नाम की जो एक संगठन के अंदर एक बुराई पैदा हुई, संगठन जिसके कारण कई टुकड़े टुकड़े हमारा एक गैंग की तरह तैयार होते जा रहा है, वो एक संगठन का व्यक्ति दूसरे संगठन के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता, और एक संगठन का व्यक्ति दूसरे संगठन के चेहरा तक भी देखना नहीं चाहते। इस तरीके के एक प्रकार से भेदभाव अलग पैदा हुआ है, जिसके कारण हमारा जो मूल ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, राज्य सरकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत भारतीय संविधान को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी थी, उसका बीड़ा जो हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गठन करके हमने जो उठाया था, उस बीड़ा को पूरा करने के बजाय हम अपने व्यक्तिगत और सुप्रीमोवादी स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसको हम महापुरुषों को याद करते हुए हमको लोकतांत्रिक संगठन, जहां पर समानता के साथ, समान उद्देश्य और विचारधारा के साथ एक होकर के काम करेंगे, तभी हम महापुरुषों की विचारधारा को इस देश में स्थापित करने में कामयाब होंगे। आज के इस विषय पर मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय बंगाल। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।